अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम सीन सेटिंग को कंटिन्यू कर रहे थे और मैं आपको ऑडिट रिस्क पढ़ाते पढ़ाते रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि जब तक ऑडिट रिस्क इस वक्त तक नहीं हम सीख सकते थे जब तक कि हमें दो वर्ड्स का ना पता हो, इंटरनल कंट्रोल्स और दूसरा क्या वर्ड था, असर्शंस। अच्छा, ऑडिट रिस्क के वर्ड पे हम पहुंचे कैसे थे? जब हम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई जो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट हैं, जो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट हैं, उसका मतलब क्या है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता। ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता एंड ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू, ना तो ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है और अगर कोई एक्सपेक्ट करता है तो करता रहे। ऑडिटर चाह कर भी ऑडिट रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकता। अब ऑडिट रिस्क को मैंने कैसे आपको समझाया, एक लेमैन टर्म में मैंने कहा अश्योरेंस क्या है, assurance is equal to confidence, तो assurance level is equal to confidence level अगर मैथ्स की इक्वेशन बनाएं। अब assurance level में एक है reasonable assurance का level, तो that is a high confidence level, that is a high confidence level, but that is not equal to 100%, वो 100% confidence level नहीं है। हाई लेवल है मतलब से फॉर एग्जांपल 95% कॉन्फिडेंस लेवल कह लेते हैं। इसका मतलब है रीजनेबल एश्योरेंस जो है दैट इज़ 95% कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब है कि अगर टोटल 100% है तो रिमेनिंग 5% क्या है? रिमेनिंग 5% इज ऑडिट रिस्क। मतलब जब ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस किया ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू IFRS, तो ऑडिटर अपने इस ओपिनियन के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू IFRS 95% कॉन्फिडेंट है कि ये ओपिनियन ठीक है। इसका मतलब है 5% ऑडिटर क्या है? अनश्योर है। 5% ऑडिटर क्या है? अनश्योर है अबाउट हिज ओन ओपिनियन। जैसे आप पेपर दे के आते हैं, आप कहते हैं 90% चांस है ये पेपर पास होगा, मतलब 10% यू आर अनश्योर। कहते हैं 70% चांस है पेपर पास होगा, मतलब 30% आप अनश्योर है। तो जो अनश्योर है ना आप अबाउट योर ओपिनियन, वो जो परसेंटेज है दैट इज नोन एज ऑडिट रिस्क। अच्छा, हमने ऑडिट रिस्क को अब समझने आज की क्लास में बेसिकली हमने ऑडिट रिस्क को समझने कि ऑडिट रिस्क दरअसल है कि आज की क्लास का हमारा ये एजेंडा है। अगर मैं ये कहूँ कि ऑडिट रिस्क आपके इम्तिहान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है और इसमें से आई कैन गिव यू रीज़नेबल एश्योरेंस कि इसमें से पेपर में सवाल आएगा, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि ऑडिट का पेपर हो और ऑडिट रिस्क का सवाल उस पेपर में ना टेस्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है। तो हम समझते हैं कि ऑडिट रिस्क दरअसल है क्या। हमें ये तो पता है लेमैन्स टर्म में कि ऑडिट रिस्क क्या है, लेकिन हमें टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ऑडिट रिस्क क्या है और ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, ऑडिट के अंदर है तो ये भी कॉमन सेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट ही, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना कि ऑडिट में 2-4 ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स बताएं, बिकॉज द रेस्ट ऑफ ऑडिट, मोस्ट ऑफ द ऑडिट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि 2-4 ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स बताएं ऑडिट के पेपर के अंदर, तो उसमें से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट कॉन्सेप्ट जो कि स्टूडेंट्स को समझने में जो अमूमन देखा गया है कि स्टूडेंट्स इसको समझने में ज़रा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बट हैविंग सेड दैट कि स्टूडेंट्स इसको समझने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं। और इसमें एक चीज़ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि इन एन एग्ज़ाम यू शुड एक्सपेक्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, यू शुड एक्सपेक्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। आपको अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक से एक्सपेक्ट करनी है, ठीक है ना। आपको अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक से एक्सपेक्ट करनी है और ये आपके पेपर का एक अच्छा पोर्शन होगा। आज की क्लास में मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि आप इस कॉन्सेप्ट के मास्टर हो जाएं, क्योंकि मैं आपको
पूरा सेशन इसकी प्रैक्टिस करवा करवा के इसको कॉन्सेप्ट को पक्का पानी की तरह आपको करवा दूंगा, क्योंकि जब पता ही है कि इसके टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो जाहिर है हमारी एफर्ट भी उस हिसाब से इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा होगी। डजंट मीन्स कि हम सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, बट जस्ट टू हाईलाइट कि दिस टॉपिक इज़ अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट देन अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। सो इसको स्टार्ट करते हैं। ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क दरअसल क्या है, देखें। ऑडिट रिस्क की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन है रिस्क दैट द ऑडिटर expresses an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. This is the technical definition of audit risk. Let us explore it in pieces. Risk that the auditor expresses an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, बल्कि साइड पे डायग्राम बनाते हैं कि ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और ये है ऑडिटर का ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। और ऑडिटर क्या कह रहे हैं? ऑडिटर कह रहे हैं ऑल इज वेल। ऑडिटर कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं, और ऑडिटर क्या कहे कि नहीं जी सब कुछ ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑडिट रिस्क। अभी जो मैं आपको क्लास के स्टार्ट में बता रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू IFRS, ये ओपिनियन जब ऑडिटर ने दिया तो ऑडिटर अपने इस ओपिनियन के बारे में 95% श्योर है, लेकिन 5% ये रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के इक्वल ना हो। तो ये जो रिस्क है ना 5% का, दिस इज बेसिकली योर ऑडिट रिस्क। ये क्या है? ये आपका ऑडिट रिस्क है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं लेट अस स्वैप दिस सिचुएशन। स्वैप करने का मतलब क्या है? इस सिचुएशन को उलट कर दें। इधर क्रॉस है तो इधर टिक कर दें, और इधर टिक है तो इधर क्रॉस कर दें। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि देयर इज नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट, और ऑडिटर कहे कि नहीं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये जो है ना वो ऑडिट रिस्क नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि ऑडिट रिस्क क्या है, तो ऑडिट रिस्क ये वाला जो रिस्क है ना, दिस इज स्टैंडर्ड ने खुद लिखा कि भाई ये ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट है। स्टैंडर्ड ने खुद लिखा कि ये ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट रिस्क है। असल रिस्क उसने कहा कि ये जो है ना दिस सिचुएशन इज बेसिकली योर ऑडिट रिस्क, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हो और ऑडिटर क्या कहे? ऑडिटर के नहीं जी ऑल इज वेल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हो और ऑडिटर कहे कि ऑल इज वेल। तो दिस इज बेसिकली योर ऑडिट रिस्क। आप अगर इसको डेफिनेशन से भी देखें तो क्या है? क्या रिस्क है कि ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करे। कब? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं और ऑडिटर क्या कहे अपने ओपिनियन में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू IFRS। तो ये बेसिकली ऑडिट रिस्क है। अगर आपसे पेपर में कभी डेफिनेशन पूछ ली जाए ऑडिट रिस्क की, और आप अगर खाली ये लिख दें कि जी ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, और यहां पर लगाएं फुल स्टॉप, तो ये डेफिनेशन, इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने ये डेफिनेशन लिखी
तो आपने सिचुएशन 1 को भी इसमें कवर कर लिया और सिचुएशन 2 को भी कवर कर लिया। सिचुएशन 2 तो ऑडिट रिस्क है ही नहीं। तो ये वही पेपर है जिसमें एक नुक्ता महरम से मुजरिम कर देता है कि अगर आपने ये वाला जो पार्ट है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, अगर इस पार्ट को आपने ओमिट कर दिया, अगर आपने इस पार्ट को ओमिट कर दिया तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये बड़े मजे की साइकिल है जो आज हमने कवर करनी है इस सेशन के अंदर कि ऑडिट रिस्क है क्या। ये रिस्क है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करे जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। अब इसको समझने के लिए ऑडिट रिस्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑडिट रिस्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑडिट रिस्क मॉडल। देखें, लॉजिकली जब आपको बताया जाता है कि भाई ऑडिटर पे अवाम तकिया किए बैठी है कि जी ऑडिटर हमें अश्योरेंस देगा, और ऑडिटर खुद कह रहे कि मुझे एक रिस्क है कि पता लगे मेरा ओपिनियन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल में स्टेटमेंट्स हो और मैं कहूं ऑल इज वेल। ऑडिटर खुद मान रहे कि वो ये रिस्क फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक एज रैशनल पर्सन आप क्या कोशिश करेंगे, आप ये ट्राई करेंगे एज एन ऑडिटर कि आप इस रिस्क को कम करें। आप तो चाहेंगे ना कि भाई ये रिस्क कम हो कि ये सिचुएशन मटीरियलाइज करे, आप तो चाहेंगे सही ओपिनियन एक्सप्रेस करें। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मसले को हल करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट रिस्क को कम करना। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट रिस्क को कम करना। मेक सेंस। कौन सा ऑडिटर चाहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल में स्टेटमेंट्स हो और वो कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है? नो ऑडिटर वुड वांट दैट टू हैपन। अब किसी भी मसले को हल करने के लिए याद रखिएगा उसकी रूट कॉजेज, उस मसले की जो मेन जड़ है उसको पकड़ना होता है किसी भी मसले को हल करने के लिए। तो हमने अगर ऑडिट रिस्क को कम करना है, इस मसले को हल करना है, तो हमें इस मसले की जड़ तक पहुंचना होगा कि ये मसला एग्जिस्ट क्यों करता है। और इस मसले की जड़ तक जाने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑडिट रिस्क मॉडल। ऑडिट रिस्क मॉडल क्या है, बड़े गौर से समझिएगा। ऑडिट रिस्क मॉडल ये कहता है कि ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू risk of material misstatements multiplied by detection risk। बड़ी हैवी टर्मिनोलॉजीज अभी यूज होंगी, लेकिन जब ये क्लास खत्म होगी ना तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज पे इंशाल्लाह ताला ग्रिप आ चुकी होगी। ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन समझते हैं ना, डिटेक्शन रिस्क। अच्छा, मैं इसको जरा एब्रीविएट कर लेता हूं। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क डीआर। तो हमें अभी मुझे नहीं पता रोम क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, डीआर क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि ये रिस्क कि ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करे जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसकी दो मेन वजूहात हैं। वजह नंबर एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वजह नंबर 2 डिटेक्शन रिस्क। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपको पता है मिसस्टेटमेंट क्या है? मिसस्टेटमेंट का मतलब है एफएस माइनस आईएफआरएस, यही है ना मिसस्टेटमेंट। एफएस और आईएफआरएस में जो डिफरेंस है, इन्वेंट्री की मैं कहूं कि इन्वेंट्री की मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल दें तो आप कहेंगे कि भाई उसकी कॉस्ट थी 100 रुपए
IFRS में वो 100 पे रिकॉर्ड हुआ था जबकि उसकी NRV थी 80, तो IFRS के मुताबिक उसको रिकॉर्ड कितने पे होना चाहिए था, 80 पे, जबकि FS में वो रिकॉर्ड हुआ कितने पे है, 100 पे। तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। ये क्या है, ये है मिस स्टेटमेंट। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं इस मिस स्टेटमेंट के? इसके दो रीजंस हो सकती हैं, एरर, दूसरा फ्रॉड। मिस स्टेटमेंट के दो रीजंस हो सकते हैं, एरर, दूसरा फ्रॉड। अभी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं समझा रहा, पहले एक एक वर्ड पे बात कर रहा हूं। मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन चेंज योर डिसीजन। एक कंपनी जिसके बिलियंस ऑफ एसेट्स हैं, उसमें अगर इन्वेंट्री 20 रुपए से मिस स्टेटेड है तो कोई ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर 1 बिलियन की एसेट्स हैं और 50 मिलियन की मिस स्टेटमेंट है तो फिर वो मटेरियल है। बात समझ में आ रही है? और फिर कुछ मिस स्टेटमेंट्स आपको याद है मटेरियल होती हैं इंडिविजुअली, और कुछ होती हैं जो कि मटेरियल होती हैं इन एग्रीगेट। फिर आपको यह भी पता है कि कुछ मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल होती हैं क्वांटिटेटिवली और कुछ मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल होती हैं क्वालिटेटिवली। तो हमें मटेरियल का वर्ड का भी अलग से मतलब पता है, हमें मिस स्टेटमेंट का भी पता है। अब इससे पहले एक वर्ड ऐड हो गया, रिस्क ऑफ, कि मतलब क्या रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हों। अब इस बात को समझने के लिए मैं वापस आपको उस डायग्राम पे, ये डायग्राम आपकी जान नहीं छोड़ने वाली है, ये बात याद रखिएगा। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है FS बनाना IFRS के मुताबिक, ऑडिटर की जिम्मेदारी है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसको साई बोलते हैं, ऑब्टेन करना, और ऑडिट रिपोर्ट इशू करना जिसमें ऑडिटर का ओपिनियन होता है टू द शेयर होल्डर्स। ये डायग्राम आई होप अब तक आपको हिफ्ज हो गई होगी, याद हो गई होगी। अब ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी किसकी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के बराबर हों? ये जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, ये जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। तो ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ना, ये भी परटेन करता है टू द कंपनी, ये भी परटेन करता है टू द कंपनी के। इस रिस्क को जब एक्सप्लेन किया जाता है ना रोम को, तो कहा जाता है रोम क्या है, रिस्क दैट FSR MM प्रायर टू ऑडिट। प्रायर टू ऑडिट का मतलब है बिफोर ऑडिट, मतलब अभी ऑडिटर आया ही नहीं है, ऑडिटर के आने से पहले, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। तो मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई उनमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या है, कि रिस्क कितना ज्यादा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के बराबर ना हो। तो इस रिस्क को कैसे डिफाइन की है, रिस्क दैट FSR MM, रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड बिफोर ऑडिट। और इस वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क या ऑडिट क्लाइंट स्पेसिफिक रिस्क भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क या ऑडिट क्लाइंट स्पेसिफिक रिस्क। उसका रीजन क्या है कि ये ऑडिट से पहले की कहानी है, ये ऑडिट्स, अभी ऑडिटर आया भी नहीं, तो व्हाट इज द रिस्क। तो इसका मतलब है कि मैं ये भी कह सकता हूं कि रोम इज बेसिकली योर प्री ऑडिट रिस्क। प्री ऑडिट मतलब ऑडिट से पहले, जैसे होता है ना प्री रिजल्ट बैच और पोस्ट रिजल्ट बैच। तो प्री रिजल्ट का क्या मतलब होता है, रिजल्ट से पहले वाला बैच। पोस्ट रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट के बाद वाला बैच। तो रोम जो है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दिस इज अ प्री ऑडिट रिस्क, कि ऑडिट होने से पहले व्हाट इज द रिस्क के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मटेरियली मिसस्टेटेड। क्योंकि ये रिस्क जितना ज्यादा होगा उतना
रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन वो बढ़ जाएगा। अच्छा, आप लॉजिकली सोचें, अगर ये प्री ऑडिट रिस्क है तो डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? ये होगा इसका उलट, मतलब के पोस्ट ऑडिट रिस्क, ऑडिट करने के बाद का रिस्क। ये अगर एंटिटी स्पेसिफिक, क्लाइंट स्पेसिफिक रिस्क है तो डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? ऑडिटर स्पेसिफिक रिस्क। इन अदर वर्ड्स, इस रिस्क को ऑडिटर कम या ज्यादा नहीं कर सकता। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को ऑडिटर कम या ज्यादा नहीं कर सकता। डिटेक्शन रिस्क क्योंकि ऑडिटर स्पेसिफिक रिस्क है, इसको ऑडिटर कम या ज्यादा कर सकते हैं। डिटेक्शन रिस्क अभी नहीं समझ रहे, पहले तो हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझे। हमने पहला सवाल क्या किया था? हमने कहा ऑडिट रिस्क क्यों एग्जिस्ट करता है, तो जवाब आया कि ऑडिट रिस्क इसलिए एग्जिस्ट करता है कि ऑडिट रिस्क क्या है, सॉरी, कि ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। हमने फौरन से सवाल किया, हमने कहा ये कैसे हो सकता है, ये क्यों होता है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर दे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट हो तो ऑडिटर को तो कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू एफआरएस। तो ये रिस्क क्यों है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करता है? तो हमें पता लगा ये रिस्क इस वजह से है, इसके दो रीजंस हैं। इसके दो रीजंस हैं, पहला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा डिटेक्शन रिस्क। जो पहला रीजन है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो क्या है? वो है रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड बिफोर ऑडिट। और डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऑडिटर स्पेसिफिक रिस्क। अब अगला सवाल, यहां पर ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, यहां से मैं बाउंड्री बना रहा हूं ताकि एक तफरीक रहे। एक बाउंड्री बना दी ना, कि बाउंड्री से पहले, बाउंड्री के इस तरफ प्री ऑडिट रिस्क है और बाउंड्री के इस तरफ पोस्ट ऑडिट रिस्क है। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है? लॉजिकल अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई ये रिस्क क्यों एग्जिस्ट करता है कि ऑडिट से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो, जब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये रिस्क फिर क्यों एग्जिस्ट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बनाई हैं उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो? तो इसका जवाब अब समझिएगा, इसका जवाब है, मतलब रोम क्यों एग्जिस्ट करता है, ये रिस्क क्यों एग्जिस्ट करता है कि बिफोर द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो? तो इसका जवाब है क्योंकि कोई चीज है जिसका नाम है इनहेरेंट रिस्क, और कोई चीज है, कोई रिस्क है जिसका नाम है कंट्रोल रिस्क। ये बेसिकली दो प्राइमरी रीजंस हैं, ये बेसिकली दो अदद प्राइमरी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये रिस्क एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये रिस्क एग्जिस्ट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर ऑडिट मटेरियली मिसस्टेटेड हो। तो क्या क्या चीजें हैं? एक है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा है कंट्रोल रिस्क। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि भाई ये इनहेरेंट रिस्क क्यों एग्जिस्ट करता है और ये कंट्रोल रिस्क क्यों एग्जिस्ट करता है? तो लेट अस अंडरस्टैंड देम इन लेमैन्स टर्मिनोलॉजी फर्स्ट, और फिर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में समझेंगे। इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट का वर्ड निकले इनहेरिटेंस से। कुछ आदत हैं, कुछ आपकी आदतें होती हैं जो आप कहते हैं, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं या अक्सर लोग कहते हैं ये अपने बाप पे गए है, या ये इसकी जो आदत है ये अपनी मां पे गई है। जो इनहेरेंट रिस्क है ना, वो रिलेट करता है नेचर से, चाहे वो एंटिटी की नेचर हो, नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ इंडस्ट्री। इनहेरेंट रिस्क बेसिकली इनसे रिलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये पता लग जाए कि आप ऑडिट करने जा रहे हैं
एक ऐसी कंपनी का जो कि ऑपरेट करती है इन दी फैशन इंडस्ट्री। वो कहां ऑपरेट कर रही है? फैशन इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री की एक नेचर है, इस इंडस्ट्री की एक नेचर है। अगर आपने चूज किया ना आपके ऑडिट क्लाइंट ने कि जी वो फैशन इंडस्ट्री में ऑपरेट करेगा, तो एक चीज तो पक्की है, आपको पता होना चाहिए कि फैशंस ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। फैशंस ट्रेंड्स क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। तो जब फैशन और ट्रेंड बदलेंगे, फैशंस और ट्रेंड्स क्या होंगे? चेंज होंगे। एक प्रोडक्ट, एक आइटम जो आपने बनाया वो आज एक्सेप्टेबल है, लेकिन कल को वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। तो आउट ऑफ फैशन जो आपके पास अनसोल्ड गुड्स रह जाएंगे। अनसोल्ड गुड्स को क्या कहते हैं अकाउंटिंग की जबान में? इन्वेंट्री। आउट ऑफ फैशन अनसोल्ड गुड्स जिनको इन्वेंट्री कहते हैं, जो आपके पास पड़ी होगी, वो तो अब बिक नहीं सकेगी, लेकिन उसको बनाने पे कॉस्ट तो आई होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके 1,00,000 रुपए लगे उसको बनाने पे, लेकिन अब वो कुछ गुड्स हैं जो कि आउट ऑफ फैशन है, तो उनकी जो एनआरवी है वो बिक ही नहीं सकते, या अगर वो बिकेंगे तो बिल्कुल बहुत सस्ते अमाउंट में बिकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम उनको बेचने पे आपको कितने रुपए एक्सपेक्टेड है? 10,000। तो IAS 2 के मुताबिक ये जो अनसोल्ड गुड्स की इन्वेंट्री है, ये जो आउट ऑफ फैशन क्लोथ्स की इन्वेंट्री है, इसकी वैल्यूएशन किस पे होनी चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इन दोनों में से जो लोअर है। मतलब IFRS के मुताबिक, IFRS से अगर मैं पूछूं तो IFRS कहेगा कि भाई इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होनी चाहिए इस अमाउंट पे। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता हूं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो आ रही हैं 1,00,000 रुपए पे, तो क्या इन्वेंट्री 90,000 से ओवरस्टेटेड नहीं है? क्या इन्वेंट्री 90,000 से ओवरस्टेटेड नहीं है? अच्छा, अब जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई ना, ये जो इंडस्ट्री है इसकी नेचर ही कुछ ऐसी है, इस इंडस्ट्री है इसकी नेचर ही कुछ ऐसी है कि इसमें फैशंस और ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। तो इन्वेंट्री ऑब्सलीट होने का रिस्क है, और इन्वेंट्री ऑब्सलीट हो गई लेकिन उसको राइट डाउन ना किया टू द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये रिस्क इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। ये वाला जो रिस्क है ये इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। आपको बताया जाए एक एंटिटी है जो कि क्या है? कैश रिच है। रिटेल आउटलेट्स के बारे में आमतौर पर कहा जाता है, आमतौर पे आप देखेंगे कि दे आर कैश रिच। अब आप एक कमरे में कैश छोड़ के जाएं और लैपटॉप छोड़ के जाएं, किस चीज के थेफ्ट के चांसेस ज्यादा हैं? कैश के। नेचर ऑफ एंटिटी ही ऐसी है कि क्योंकि उसमें कैश डीलिंग ज्यादा है, तो कैश इज मोर प्रोन टू थेफ्ट इनहेरेंटली बाय नेचर। कुदरती तौर पर कैश, क्योंकि उसको चोरी करना बड़ा आसान है। तो अब ऐसे बिजनेसेस में कैश की अंडरस्टेटमेंट और सेल्स की अंडरस्टेटमेंट का रिस्क बढ़ जाते हैं। कैश की और सेल्स के अंडरस्टेटमेंट का रिस्क बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक है कि आपने पीपीई को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, दूसरा है कि आपने पीपीई पे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना है।
दोनों में से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कौन सी है? इंपेयरमेंट लॉस। क्यों? रिकवरेबल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट बेईमान हो सकती है कि फ्यूचर कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करे। तो जहां पर भी ट्रांजैक्शंस में क्या आएगी? जहां पर भी ट्रांजैक्शंस में आएगी कॉम्प्लेक्सिटी, तो वहां वो ऐसी ट्रांजैक्शंस इनहेरेंटली, कुदरती तौर पर, बाय नेचर ही क्या कंसिडर की जाती हैं? ज्यादा रिस्की कंसिडर की जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जी ये बताएं कि इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन क्या है, तो आपने थोड़ा सा फोकस करना है और आपने डेफिनेशन क्या बताएंगे आप? है तो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। क्या ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? अस्यूमिंग नो कंट्रोल्स, या इसी बात को अस्यूमिंग नो कंट्रोल्स को स्टैंडर्ड में किस तरह लिखा गया है? बिफोर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल्स। मतलब जब मैं इनहेरेंट रिस्क असेस कर रहा होता हूं तो मैं एज्यूम करता हूं कि मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल्स नहीं बनाए। जब मैं इनहेरेंट रिस्क असेस कर रहा होता हूं तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं एजम्पशन क्या है कि मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल्स नहीं बनाए। तो एज्यूमिंग कि मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल्स नहीं बनाए, तो व्हाट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? और जब आप इसकी किताब में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन। अगर किताबी डेफिनेशन पे आऊं ना, वो कोई बड़ी हैवी डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन related to a class of transaction or account balance that may be misstated either individually or when aggregated with other misstatements before consideration of controls. Now, this is the hardcore definition of your inherent risk. ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है? डेंजर, रिस्क, खतरा। कि एक असर्शन, और असर्शन रिलेटेड ही किससे होती है? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस से ही रिलेटेड होती है ना। ये तो हमने पिछली क्लास में बड़ा डिटेल से पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू से रिलेटेड कौन सी असर्शंस थी? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। ये याद है ना असर्शंस? तो ये खतरा कि इनमें से कोई असर्शन क्या हो, इनमें से कोई असर्शन क्या हो, इनमें से कोई दावा क्या हो, मटीरियली मिसस्टेटेड हो, और जिस टाइम पर मटीरियली क्या हो, मिसस्टेटेड हो, may be misstated, that may be material either individually or when aggregated with other misstatements। क्योंकि आपको पता है कि misstatements जो है या तो वो individually material होती हैं या इन एग्रीगेट मटेरियल होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनहेरेंट रिस्क के असेसमेंट करते हो हम क्या अज्यूम करते हैं कि कंट्रोल्स अगर ना हो, 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लें। क्यों अज्यूम कर रहा हूं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट करते हुए हम क्या, ऑडिटर, हमसे मुराद है ऑडिटर क्या अज्यूम करता है कि कंट्रोल्स कोई नहीं मैनेजमेंट ने बनाए, कोई पॉलिसीज प्रोसीजर्स नहीं बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट रिलायबल बनाने के लिए। कोई पॉलिसीज प्रोसीजर्स अगर ना हो
तो व्हाट इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? दैट इज बेसिकली योर इनहेरेंट रिस्क। अगर आप मेरी एग्जाम्पल्स देखें, जब मैंने आपको एग्जाम्पल दी फैशन इंडस्ट्री की, तो उसमें मैंने डेंजर बताया ना कि भाई मेरा जो अकाउंट बैलेंस है दैट इज माय क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसकी वैल्यूएशन गलत हो सकती है, और वो गलती इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट, मतलब कुछ और मिसस्टेटमेंट्स के साथ मिला के मटेरियल हो सकती है। एज्यूमिंग के कोई कंट्रोल्स नहीं है, इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट करते हैं मैं क्या अज्यूम करता हूं कि कंट्रोल्स इज इक्वल टू 0। मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी कि कैश रिच बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, बहुत ज्यादा कैश की रेल पेल है, तो उसमें मैंने क्या रिस्क बताया कि भाई कैश की थेफ्ट हो जाए, मिस अप्रोप्रिएशन हो जाए एक सेल की काउंटर पे, और जो काउंटर पे बंदा बैठा था उसने पैसे अपनी जेब में डाल लिए, तो आपकी कैश भी अंडरस्टेट होगी, सेल्स भी अंडरस्टेट होगी, मतलब आपकी रेवेन्यू की कंप्लीटनेस का मसला है। अकाउंट बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस आपके अकाउंट बैलेंस है ना, क्योंकि बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। कैश की भी कंप्लीटनेस का मसला है, और ये मसला इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट क्या हो सकता है? मटेरियल। और ये असेसमेंट करते हुए मैं अज्यूम करूंगा कोई कंट्रोल्स नहीं है, ये इनहेरेंट रिस्क है। आप इसके बारे में देखिए, अक्सर कहते हैं नेचर नहीं बदली जा सकती। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की फितरत नहीं बदली जा सकती, तो ये जो रिस्क्स है ना, ये बेसिकली चिपके हुए हैं एंटिटी के साथ। ये क्या है? ये चिपके फिक्स हुए हुए हैं, मतलब जैसे एल्फी से नहीं फिक्स हुए होते हैं, उस तरह फिक्स हुए हुए हैं। इनको आप एंटिटी से अलग या जुदा कर ही चाह के भी जुदा नहीं कर सकते। ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है इनहेरेंट रिस्क का। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, तो इस टाइम पे कंट्रोल्स हम एज्यूम करते हैं नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, तो एक रीजन जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट आपको पता लग गया कि भाई इनहेरेंटली ही वो एंटिटी, वो ट्रांजैक्शन, उस इंडस्ट्री में कोई रिस्क्स हैं कुदरती तौर पे जिनको खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा रिस्क क्या है, दूसरा रीजन क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मटेरियली मिसस्टेटेड बिफोर ऑडिट? दैट इज कंट्रोल रिस्क। ये वो रिस्क है, दिस इज बेसिकली द रिस्क दैट कंट्रोल्स फेल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट material misstatements on a timely basis. Very important concept. Risk के कंट्रोल्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट ना कर पाए। कंट्रोल रिस्क के टाइम पे हम कंसिडर करते हैं कंट्रोल्स को। अच्छा, डेफिनेशन को बाद में समझते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमने एक रिस्क आइडेंटिफाई किया कि भाई, ऑडिटर ने एक रिस्क क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई फैशन इंडस्ट्री है, फैशन ट्रेंड बदलते हैं, तो आउट ऑफ फैशन इन्वेंट्री रह जाती है, जिसमें क्या रिस्क होता है कि उसकी वैल्यूएशन इनकरेक्ट ना हो। अगर ऑडिटर, जो कि शायद 2 महीने लगाता है ऑडिट करने में, 1 महीना लगाता है ऑडिट करने में, अगर उसको इस रिस्क का पता है, तो वो मैनेजमेंट जो कि सारा साल कंपनी में रही, आपके ख्याल में मैनेजमेंट इतनी डफर होगी कि उसको नहीं इस रिस्क का पता होगा? उसको बिल्कुल इस रिस्क का पता होगा। और जो अच्छी मैनेजमेंट होती हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 2 को नहीं भूलती। सीन सेटिंग के नोट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 2 क्या थी कि मैनेजमेंट ने क्या करना है, इस जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी नंबर 1 बेसिकली लिखी हुई है, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नंबर 2 है वो क्या है कि ऐसे कंट्रोल्स बनाए जाएं जो कि मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को क्या करें, प्रिवेंट करें, डिटेक्ट करें, करेक्ट करें। मिसस्टेटमेंट होने ही ना दें,
लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदा उसमें जाके आपका डाटा करप्ट कर ही ना सके। दिस इज प्रिवेंशन। बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई ताकि पता लगे कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं हो रहा। दिस इज डिटेक्शन। अब रिव्यू के टाइम पे गलतियां निकली, उनको करेक्ट किया। दिस इज करेक्शन। ताकि कंट्रोल्स का क्या काम है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट या तो होने ही ना दे, रोक दे, प्रिवेंट कर ले। मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाए उसको डिटेक्ट कर ले और उसको क्या कर ले, उसको करेक्ट कर ले। ये कंट्रोल्स का काम है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि कंट्रोल्स may fail to prevent, detect, correct material misstatement on a timely basis। मिसाल के तौर पे ये जो हमने इशू आइडेंटिफाई किया कि भाई ये एक रिस्क एग्जिस्ट करता है, तो क्या इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए मैनेजमेंट ने, जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की है ना कि ये गलती ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो क्या मैनेजमेंट ने इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए कोई कंट्रोल बनाया? बिल्कुल कंट्रोल बनाया। मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल बनाया? मैनेजमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं उसमें ये रिस्क एग्जिस्ट करता है, तो हम करते ऐसा है कि मैनेजमेंट ने एक प्रोसीजर बनाया और उस प्रोसीजर का क्या नाम है? क्वार्टरली रिव्यू of inventory by accounts and sales team। अच्छा, इस रिव्यू का मकसद क्या है? इस रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई स्लो मूविंग आइटम्स या ऑब्सलीट, आउटडेटेड, ऑब्सलीट या आउटडेटेड इन्वेंट्री फॉर विच इन राइट डाउन इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड। मतलब उनका मकसद क्या है कि भाई हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी इस क्वार्टरली रिव्यू से क्या आइडेंटिफाई कर ले कि भाई स्लो मूविंग आइटम्स कौन से हैं, कौन से आउटडेटेड इन्वेंट्री है, और उसके ऊपर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं और राइट डाउन रिकॉर्ड कर लें, एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर लें। अब हुआ क्या? ड्यूरिंग द ईयर ये रिव्यू हुआ ही नहीं। क्वार्टरली रिव्यू का क्या मतलब था? अकाउंट्स और सेल्स डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो मिल के इन्वेंट्री को रिव्यू करते, लेकिन किसी ने रिव्यू करने की तकलीफ ही नहीं की। तो कंट्रोल पेपर्स पे तो था, कंट्रोल्स पेपर पर तो एग्जिस्ट कर रहा था, बट इट विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम हैपनिंग। या फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि जो रिव्यू है, अकाउंट्स टीम ने तो रिव्यू किया लेकिन सेल्स टीम को इन्वॉल्व ही नहीं किया, तो रिव्यू की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि सेल्स टीम को ज्यादा बेहतर पता होता है कि कौन से आइटम्स आउटडेटेड है, मार्केट में क्या इन है क्या आउट है। तो क्योंकि गलत लोगों ने रिव्यू किया, या जो टीम का मिक्स था उसमें अकाउंट्स और सेल्स दोनों लोग होने चाहिए थे, दोनों नहीं थे, इसकी वजह से आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो पकड़ी नहीं गई। इसकी वजह से तो कंट्रोल्स ने क्या किया? दे फेल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इनहेरेंट रिस्क कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, बिल्कुल इसी तरीके से कंट्रोल रिस्क भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे यह कंट्रोल बिल्कुल सही से इंप्लीमेंट भी हुआ हो। क्या अकाउंट्स और सेल्स टीम से गलती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्या सीनियर मैनेजमेंट इनको प्रेशराइज नहीं कर सकती कि भाई
राइट डाउन नहीं रिकॉर्ड करना, क्योंकि इन्वेंट्री राइट डाउन से प्रॉफिट पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जब प्रॉफिट पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो आपका बोनस, अगर मैनेजमेंट का बोनस प्रॉफिट से लिंक्ड है, वो कहते हैं भाई क्या जरूरत है राइट डाउन रिकॉर्ड करने की। तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। द कंट्रोल वाज देयर, लेकिन मैनेजमेंट ने हैरास किया अकाउंट्स और सेल्स टीम को और कहा खबरदार जो तुम लोगों ने राइट डाउन रिकॉर्ड किया। तो कंट्रोल्स होने के बावजूद भी मटेरियल में स्टेटमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं होगी ऑन अ टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस से मुराद है ऑडिटर के आइडेंटिफाई करने से पहले, क्योंकि ये कंट्रोल रिस्क इस ब्रैकेट में है ना, प्री ऑडिट रिस्क, ऑडिटर के आइडेंटिफाई करने से पहले। देखें, अगर आप अपनी सारी पढ़ाई को आखिरी 10 दिनों के लिए रख दें तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आपके लिए पेपर पास करना बड़ा मुश्किल है। रीजन ये है कि आपने मेहनत राइट टाइम पे नहीं की। तो ऐसा कंट्रोल जो सही टाइम पर ऑपरेट ना करे, टू बी ऑनेस्ट उसका कोई फायदा नहीं है और वो मटेरियल में स्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करने की काबिलियत भी नहीं रखता। तो ये दोनों चीजें अगर आप देखें तो ये क्या हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। अब अगर कंट्रोल रिस्क भी हाई होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो जाएंगी, मटेरियल में स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो जाएंगी, मटेरियल में स्टेटमेंट्स हो जाएंगी अगर कंट्रोल रिस्क हाई है। एंड बोथ ऑफ दीज आर प्री ऑडिट इज बिफोर द ऑडिट। अच्छा, अब बेसिकली क्या है, लास्ट जो आपका कंट्रीब्यूटर है, इसका मतलब है इनहेरेंट रिस्क जितना हाई होगा ऑडिट रिस्क उतना हाई होगा, कंट्रोल रिस्क जितना हाई होगा ऑडिट रिस्क उतना हाई होगा। अच्छा जी, अब अगली बात समझते हैं। अगली बात क्या है, डीआर मतलब डिटेक्शन रिस्क। डीआर का मतलब क्या है, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है, डिटेक्शन रिस्क इज दैट द ऑडिटर इज सॉर्ट ऑफ अ डिटेक्टिव। ऑडिटर ये जो एविडेंस हासिल करता है ये यही डिटेक्ट करने के लिए करता है ना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के बराबर हैं या नहीं, यस और नो, यही आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना। तो ऑडिटर इज समवॉट लाइक अ डिटेक्टिव ट्राइंग टू डिटेक्ट कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिटर ना डिटेक्ट कर सके, मतलब ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है, रिस्क दैट ऑडिटर फेल्स टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि ऑडिटर खुद ही मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना डिटेक्ट कर पाए। अब आपका लॉजिकली अगला क्वेश्चन होगा कि फिर जाएं तो जाएं कहां, कि अब ऑडिटर ने भी हाथ उठा लिए हैं कि हो सकता है मैं भी कुछ मटेरियल में स्टेटमेंट ना डिटेक्ट कर पाऊं। तो पहले तो समझते हैं ना ऐसा क्यों है, फिर देखेंगे। तो समझ लेते हैं, इसके दो मेन रीजंस हैं। ये जो डिटेक्शन रिस्क है ना, इसके दो मेन रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 सैंपलिंग रिस्क एंड रीजन नंबर 2 इज नॉन सैंपलिंग रिस्क। रीजन नंबर 1 क्या है, सैंपलिंग रिस्क, और रीजन नंबर 2 है नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पढ़े थे कि भाई ऑडिटर 100% टेस्टिंग नहीं करता। तो ऑडिटर ने फॉर एग्जांपल ऑडिटर रेवेन्यू की टेस्टिंग कर रहा था और रेवेन्यू के अंदर कोई कुल मिला के 1000 ट्रांजैक्शंस थी, ठीक है, 1000 एंट्रीज हुई थी। वो 1000 के 1000 एंट्रीज टेस्ट करेगा ऑडिटर। फॉर एग्जांपल इन 1000 में से फॉर एग्जांपल 30 एंट्रीज 30 ट्रांजैक्शंस टेस्ट करता है। तो ये 1000 क्या है, पॉपुलेशन, और ये 30 क्या है, सैंपल। अब जो 30 एंट्रीज ऑडिटर ने टेस्ट की उनमें ऑडिटर को कोई मसला नहीं मिला। जो 30 एंट्रीज ऑडिटर ने टेस्ट की उसमें ऑडिटर को कोई मसला नहीं देखा, लेकिन 970 एंट्रीज
या 970 ट्रांजैक्शंस तो अनटेस्टेड हैं। ये जो 970 ट्रांजैक्शंस हैं ये क्या है? ये इनको तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, इनको तो किसी ने टेस्ट ही नहीं किया। तो अगर इनमें तो कोई नो प्रॉब्लम फाउंड और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, तो ऑडिटर ने कंक्लूड किया कि भाई इस, क्योंकि मैंने जो सैंपल देखा उसमें कोई मसला नहीं है, इसका मतलब है रेवेन्यू में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। जबकि 970 एंट्रीज जो आपने टेस्ट नहीं की, हो सकता है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। तो इस वजह से सैंपलिंग रिस्क एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से, क्योंकि ऑडिटर काम सैंपल बेसिस पे करता है, तो देयर आर चांसेस कि ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना डिटेक्ट कर पाए, बिकॉज देयर इज अ पोर्शन ऑफ द लेजर जो कि ऑडिटर ने टेस्ट ही नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने चावलों की बोरी खरीदी, किसी ने आपको कहा जी टेस्ट कर लें, आपने थोड़े से चावल बनाकर टेस्ट किए, आपने कहा भाई A1 जबरदस्त है। जैसे जैसे नीचे जाते गए बोरी में से, नीचे वाले जो चावल थे उनको बनाते गए और कानों को हाथ लगाते गए कि भाई ये तो जो शुरू में चावल खाए थे और जो अब चावल खा रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आपका कंक्लूजन था उस सैंपल की बेसिस पे, जो आपने पहली दफा सैंपल बनाया चावलों का, उसकी बेसिस पे आपने कहा चावल A1 है। तो आपका जो कंक्लूजन सैंपल पे था वो गलत हो गया, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट वाज अनटेस्टेड। दूसरा रीजन क्या है जिसकी वजह से ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट शायद ना डिटेक्ट कर पाए? दैट इज नॉन सैंपलिंग रिस्क। अच्छा, नॉन सैंपलिंग रिस्क का इट्स नॉट रिलेटेड टू सैंपल बेस्ड टेस्टिंग, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सैंपल बेस्ड टेस्टिंग से, बल्कि इसका ताल्लुक है फॉर एग्जाम्पल इस चीज से कि भाई ह्यूमन एरर भी तो हो सकता है, ऑडिटर को गलती नजर ही ना आए, ऑडिटर सही प्रोसीजर्स ही ना परफॉर्म करे, जो टीम है उसमें रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ही ना हो। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कुड लीड टू द ऑडिटर नॉट बीइंग एबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये बेसिकली रीजंस हैं। अब डिटेक्शन रिस्क, ये रिस्क जितना हाई होगा उतना आपका ऑडिट रिस्क हाई होगा, और डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाय द वे, अगर आप डिटेक्शन रिस्क को ऑडिटर कम करना चाहते हैं तो उसको सैंपलिंग रिस्क और नॉन सैंपलिंग रिस्क को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि डिटेक्शन रिस्क भी जीरो कोई नहीं हो सकता, डिटेक्शन रिस्क भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात भूलनी नहीं है कि डिटेक्शन रिस्क कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। क्यों? सैंपलिंग रिस्क अगर जीरो हो जाता तो फिर तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होती ही ना। नॉन सैंपलिंग रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता, तो डिटेक्शन रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है, अब अगर मैं वापस से पूरी डायग्राम को रिपीट करूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई ऑडिट रिस्क क्या है? ये रिस्क है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन एक्सप्रेस करे जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है। तब समझना पड़ेगा कि भाई ऑडिटर, जिस पे पूरी दुनिया तकिया किए बैठी थी कि भाई ऑडिटर हमें अश्योरेंस देगा, और ऑडिटर खुद काम पर है कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने जो ऑडिट किया है, जो मैंने ओपिनियन दे रहा हूं वही शायद गलत हो, को 5% चांस है वो ओपिनियन गलत हो। तो मैंने कहा मैं ये ऑडिट रिस्क को तो मुझे जितना हो सके कम करना है, लेकिन पहले मुझे ये तो पता हो ये रिस्क एग्जिस्ट क्यों करता है। तो मैंने ऑडिट रिस्क मॉडल समझा। ऑडिट रिस्क मॉडल में मैंने समझा कि ऑडिट रिस्क डिपेंड किन चीजों पे करता है? दो वेरिएबल्स पे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है कि बिफोर ऑडिट, ऑडिट से पहले ही रिस्क हो के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिट हो जाए और ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना डिटेक्ट कर पाए। ये बिल्कुल ऐसे है, ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरे हाथ में छतरी है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं और उसमें से कुछ बूंदें, क्योंकि छतरी में कुछ सुराख हैं तो वो कुछ बूंदें मुझ पर गिर रही हैं। तो ये बेसिकली वो कहानी है डिटेक्शन रिस्क की कि वो रोक नहीं पाया। अच्छा, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम मल्टीप्लाइड बाय DR,
और ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम क्या है, रोम इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। तो अगर मैं ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन को या ऑडिट रिस्क मॉडल को समराइज करूं तो ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं यूं लिख लूं कि ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क, तो कोई टेंशन तो नहीं है भी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले यही लिखा था कि ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोम मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। मैंने इसको तोड़ा, रोम को इनटू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क अलग है। ये प्री ऑडिट रिस्क है, ये पोस्ट ऑडिट रिस्क है। अच्छा, अब मैं आपकी इजाजत से इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर लूं तो आप एग्री करेंगे कि ऑडिट रिस्क डिवाइडेड बाय रोम इज इक्वल टू डिटेक्शन रिस्क। मैथ्स में हमने ये पढ़ा है कि अगर एक चीज इक्वेशन की दूसरी तरफ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, अब अगर आप उसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड होगी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट रिस्क को कम करना। मुझे एक चीज बता दें, क्या ऑडिटर रोम को कम या ज्यादा कर सकते हैं? लॉजिकल सी बात है, ऑडिटर रोम को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रोम तो एंटिटी स्पेसिफिक रिस्क है, क्लाइंट स्पेसिफिक रिस्क है, ऑडिट से पहले का रिस्क है, तो ऑडिटर कैसे इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं? ऑडिटर रोम को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। ऑडिटर रोम को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं। ऑडिटर रोम को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? असेस कर सकता है कि रोम हाई है या लो है। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट बिफोर ऑडिट हाई है या लो है, ऑडिटर इस चीज का सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगाता है अंदाजा, वो बाद की बात है, सारी चीजें एक क्लास में नहीं सीखनी। अब फॉर एग्जाम्पल अंदाजा लगा लिया, किसी प्रोफेशनल तरीके से ऑडिटर ने अंदाजा लगाया और ऑडिटर को पता लगा भाई रिस्क बड़ा हाई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने मटेरियल में स्टेटमेंट्स की हो एरर की वजह से, फ्रॉड की वजह से, जो भी रीजन है, रिस्क बड़ा हाई है। तो फिर मुझे बताएं कि डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर को कम करना होगा या ज्यादा करना होगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट रिस्क को कम करना है। रोम तो ऑडिटर के हाथ में है ही नहीं। अगर ऑडिटर के हाथ में कोई चीज है तो दैट इज डिटेक्शन रिस्क। तो अगर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हाई है और ऑडिटर ने ऑडिट रिस्क कम करना है तो ऑडिटर को अपना डिटेक्शन रिस्क क्या करना पड़ेगा? अपना डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ सैंपलिंग रिस्क एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। तो डिटेक्शन रिस्क कैसे कम किया जाएगा? सैंपलिंग रिस्क को कम करके, नॉन सैंपलिंग रिस्क को कम करके। सैंपलिंग रिस्क कैसे कम किया जाएगा? सैंपल साइज बढ़ा के, बजाय 30 ट्रांजैक्शन टेस्ट करने के मैं 50 ट्रांजैक्शन टेस्ट करूंगा तो मेरा सैंपलिंग रिस्क कम हो जाएगा। नॉन सैंपलिंग रिस्क कैसे कम होगा? ज्यादा एक्सटेंसिवली टीम को सुपरवाइज करके, ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा कॉम्पिटेंट, ज्यादा केपेबल लोग ऑडिट पर भेज के आप अपना नॉन सैंपलिंग रिस्क कम कर लेंगे, ताकि आप अपना डिटेक्शन रिस्क कम कर लें। और जब आप अपना डिटेक्शन रिस्क कम करेंगे तो यू विल बी एबल टू रिड्यूस योर ऑडिट रिस्क। लेकिन ये कभी मत ख्वाब देखिएगा कि आप इस ऑडिट रिस्क को कम 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 करते हुए जीरो पे ले जाएंगे। ये दीवाने का ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो। और मैं ऑलरेडी ये बात प्रूव कर चुका हूं, इनमें से कोई भी चीज जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू जीरो हो गई तो आपका ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा सर? आपका ऑडिट रिस्क हो जाएगा जीरो। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑडिट रिस्क को आप जीरो कर लें। तो ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता। तो यहां पर बेसिकली हमारी जो कहानी है ऑडिट रिस्क की वो खत्म होती है।